नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नई बहू से सास और पति ने ऐसी क्या बात छिपाई थी कि बहू को सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीमा नए घर परिवार में खुद को डालने की तैयारी में थी। नया घर, नए लोग, नए अनुभव, नए एहसास और एक नया साथी सुमित। उसकी बचपन की मोहब्बत रंग लाई और वो बन गई उसके साथ, जिसके साथ के लिए वो कब से लगन लगाए बैठी थी। 2 महीने बहुत अच्छे गुजरे। प्यार, मुनहार, वादों और इरादों की महक आंगन में महकने लगी। सुमित को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया, पर सीमा का मन जरा भी नहीं था उसे खुद से दूर करने का। वो तो चाहती थी सुमित हर पल उसके साथ रहे। अभी दिन ही कितने हुए थे उनकी शादी को और इतनी जल्दी जुदाई का समय आ गया। पर काम को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। शादा तो सुमित भी नहीं था। अपनी जान से प्यारी और परियों सी सुंदर पत्नी सीमा को छोड़कर जाना, पर वो भी मजबूर था। आखिर काम के प्रति कर्तव्य भी तो पूरा करना है। और वो चला गया अपनी प्रियतमा को विदाई की आग में जलता छोड़कर। सारा काम खत्म करके सीमा अपने कमरे में आई और चारों ओर का सन्नाटा और अकेलापन देखकर घबरा गई। काम की थकान भी थी। अपने प्यार के अपने सपने खुली आंखों से देखते देखते कब आंखें मूंद कर सो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। नींद के आगोश में आते ही शरीर हल्का होने लगा। बहुत सुकून भरी नींद होती है जो बड़ी बेचैनियों के बाद आती है। सीमा भी ऐसे ही सुकून भरी नींद में डूब गई, गहरी और गहरी। एकाएक उसे नींद में होश का एहसास हुआ, मगर पूरा होश नहीं, बस जरा सा। उसे महसूस हुआ कि उसके पलंग पर कोई आकर बैठ गया है, एक चू की आवाज के साथ। पलंग थोड़ा दबा सा महसूस हुआ। नींद में सीमा खुश होने लगी। उसे लगा सुमित वापस आ गया। वो नहीं रह पाया उसके बगैर और चला आया उसके पास। ओह, कितना सुंदर एहसास था वो। कई मिनट तक जब पलंग पर बैठने वाले की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई तो सीमा चौंक गई और उसकी नींद उचट गई। उसने पलटकर हाथों से टटोला तो हैरान रह गई। आखिर कहाँ चला गया सुमित? उसने आसपास हाथों को फैलाया, मगर कोई नहीं था। शायद सपना देखा होगा, ये सोचकर वो फिर नींद में सो गई। मगर फिर थोड़ी ही देर में उसे लगा कोई उसके बिल्कुल कान के पास सांसें ले रहा था। उसकी सांसों की गर्माहट सीमा बहुत नजदीक से अनुभव कर रही थी और इस बार नींद आंखों से कोसों दूर हो गई थी। उसने झटक कर खुद को पलटाया तो कुछ नहीं था वहां। आखिर हो क्या रहा था ये? सीमा काफी देर तक उठकर बैठी रही। आंखों में नींद पूरी तरह उठ चुकी थी। वो आंखें फैला फैला कर चारों ओर देख रही थी। अंधेरा होने से कुछ नहीं दिखा तो नाइट बल्ब जलाया, मगर कोई न दिखा। इतने करीब से किसी को महसूस करके भी किसी का नहीं दिखना उसे हैरत में डाल गया। ऐसे ही करते हुए सुबह हो गई। रात को सोती जागती आंखों में कटी रात सी सीमा अलसाए सी थकी हुई घर के काम निपटा रही थी। सासू जी ने ये देखा तो टोक ही दिया। आज क्या मन नहीं है बहू काम करने का? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? कैसे सोती? सुमित की याद आती होगी ना। और मुंह बिचका कर हंसती हुई शादीशुदा ननद ने चुटकी ली। तो चुप कर। सासू जी ने उसे चुप करा दिया। सीमा ने रात को ही सारी बातें सासू जी को बता दी। सासू जी बोली, अरे क्या डर की बात है इसमें? होता है नई नवेली दुल्हन को ये भ्रम हो जाया करता है नए घर में। कोई डरने की बात नहीं है, हम सभी तो हैं यहाँ। ऐसा करियो, आज हीना को संग सुला लियो अपने। ठीक है जी माँ जी। अरे मम्मी, मैं ना सोऊंगी भाभी के साथ। पता है ना, मुझे नींद में चलने की आदत है। कई रात को निकल ली
कहीं तो भाभी डर ही जाएंगी। भाभी तो पहले से ही डरी हुई हैं। हाँ तो रहने दीजिए दीदी, आप परेशान मत होइए, हम सो लेंगे अकेले। माँ जी ठीक कह रही हैं, क्या पता मेरा ही भ्रम हो। दिन ढला, शाम हुई, शाम ढली, रात आई। इधर सीमा का दिल धड़कने लगा, जाने आज की रात कैसी होगी। काश कुछ ऐसा ना हो जिससे उसे डरना पड़े। धीरे धीरे नींद आने लगी थी, क्योंकि एक रात की उजड़ी नींद दूसरे दिन ज्यादा गहरी होती है। और जल्दी सीमा बहुत गहरी नींद में चली गई। मगर स्त्री की नींद चाहे जितनी गहरी हो, उसे किसी का स्पर्श महसूस हो तो वो तुरंत जाग जाती है। ऐसे ही नहीं कि एक औरत अपनी संतान और पति के लिए रातें खराब करती, उसे तो प्रकृति ने ये भाव जन्म से ही दिया है। उसे जब लगा कि कोई उसके बालों में हाथ से सहला रहा है, वो धड़ाम से उछल पड़ी और बोली, कौन 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 है यहाँ? सामने क्यों नहीं आते? और उसने लाइट जला दी। कमरा तेज रोशनी से भर गया। सीमा की आंखें ठीक से ऐसी रोशनी में खुल ही नहीं रही थी, क्योंकि अभी अभी अंधेरा जो था गहरा, अचानक से हुए उजाले से उसकी आंखें चौंधिया गई। तभी उसने महसूस किया कि एक साया पर्दे के पीछे से बाहर की बालकनी की ओर बढ़ा। सीमा के कमरे का एक दरवाजा बालकनी की तरफ निकलता था। वो साये के पीछे भागी, पर वो गायब हो गया। जैसे तैसे आंखों में रात गुजरी। सीमा करे तो क्या करे, किससे कहे कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने सासू जी से कहा, कुछ नहीं, बस बेबसी सारे दिन काम में लगी रही। रात को सोने जाने का बिल्कुल मन नहीं किया उसका। क्या करूं, ऐसे तो मैं किसी से कुछ नहीं कह पाऊंगी। कोई मेरा विश्वास भी करेगा कि नहीं? सुमित से कहूं? नहीं, वो अपने काम में मन नहीं लगा पाएंगे। और कुछ दिनों को ही तो बात है, आ ही जाएंगे। ये सोचकर उसके कदम अपने कमरे की तरफ उठ गए। उसने डरते डरते भीतर पांव रखे और दुबक कर लेट गई। मगर आंखों से नींद खो गई थी उसके। अब जैसे ही झपकी आती, वो झट से उठ जाती। आंखें मूंदने वाली होती कि तुरंत उठकर वॉशरूम बेस की तरफ भागती और चेहरे पर पानी छिड़कती। आधी रात गुजर गई ऐसे ही। मगर नींद बड़ी वफादार चीज है, चाहे जितना भगाओ आएगी जरूर। जबरदस्ती ही आए, पर उसे तो आना है। और वो आई। एक ही बार में सीमा खराटे भरने लगी। आधा घंटा गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन सिर्फ आधा घंटा ही उसके बगल में सड़सड़ाहट होने लगी और कोई इसके बालों को चेहरे से हटाकर पीछे करने लगा। सीमा ने चेहरे पर किसी के चुंबन का स्पर्श हुआ और हाथ हरकत करने लगी। उसका पल्लू सरक कर बिस्तर से नीचे आ गिरा। सीमा कुनमुनाई और करबट लेकर सोई। 2 दिन की उनींदी आंखें आज खुलने का नाम नहीं ले रही थी। जाने क्या हुआ और क्या ना हुआ, सीमा उठकर बैठ गई। सर में तेजी से चक्कर आ रहे थे। गोल गोल सब घूमता दिख रहा था। आंखों पर कोई भारी वजन सा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से उठी। लगता था कि बहुत सी नशीली दवाइयां खा ली उसने। देखा तो कपड़े अस्त व्यस्त थे। ब्लाउज का ऊपरी हुक खुला था और निचले कपड़े थोड़े ऊपर की ओर खिसक गए थे। नींद में अक्सर ऐसा हो जाता है, हमें होश नहीं रहता कपड़े कहां से कहां सरक जाते हैं। ऐसा सोचकर वो पानी पीकर फिर सो गई। सुबह अच्छा सा महसूस हो रहा था उसे। थकावट कम थी और सुस्ती भी नहीं थी। पूरे मन से सारे कार्य किए। आज सुमित का फोन भी आया था तो ज्यादा खुश थी सीमा। सोचा कि उसे सब बता दे, पर नहीं बताया। 2 दिन बाद आने की जो बोल रहा था वो, तभी सब कहेगी ऐसा सोचकर रह गई। मगर उसने बीते 2 दिनों का घटनाक्रम सासू जी से कह डाला था, पर तीसरे दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बताकर वो अस्त व्यस्त हो गई थी। उसे क्या मालूम उसकी गहरी नींद में कोई आया था कि नहीं। चौथी रात थी उसे आज, और वो आज बेफिक्र भी देखी। सो
उसने बिस्तर पकड़ा और सुमित के सपने सजाते हुए सो गई। करीब 1.5-2 घंटे में उसे फिर अपने पलंग पर किसी के बैठने फिर लेटने का आभास हुआ। इस बार बिना पलटे ही उसने हाथों को पीछे की ओर जोर से बिस्तर पर दे मारा। उसे कोई साथ सोता हुआ लगा। उसने पलटा तो देखा सुमित था। वो खुशी से उछल पड़ी और बोली, आप? लेकिन आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। सुमित कुछ नहीं बोला, बस उठकर उसे देखा और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे हटाया, उसका माथा चूमा और उठकर बाहर चल दिया। अरे ये क्या बात हुई, आए और बिना कुछ कहे चल दिए। उसने अपनी बाह पर एक चोटी काटी, कहीं ये सपना तो नहीं। पर ये सपना नहीं था। काफी देर सीमा असमंजस में रही। अगले दिन उसने सुबह सुबह ही पूरे घर में सुमित को ढूंढा शुरू कर दिया। यहां से वहां तक घूम घूम कर पूरा घर देख डाला, पर सुमित दिखाई नहीं दिया। हार कर उसने सासू जी से पूछ ही लिया, माँ जी क्या वो आ गए? सास ने कहा, कौन दी? जी माँ जी, सुमित जी। सुमित? क्या कह रही है? अभी कल तो तुझसे फोन पर बोला उसने कि परसों आएगा, फिर तूने कहाँ देखा उसे? मुंह बिचका कर कहा सासू माँ ने। पर मैंने देखा उनको, रात को आए थे। वो मेरे साथ मेरे बिस्तर पर रात को। पता नहीं क्या। ये क्या बकबक कर रही है तू? अरे आएगा तो हमसे ना मिलेगा क्या? सीधा तेरे कमरे में घुस जाएगा। ऐसा भी नहीं है मेरा बच्चा, संस्कार दिए हैं उसे मैंने। बिना मुझसे मिले जा, काम पड़ा है वो कर ले। अब तो बिस्तर पे आने लगे इसके। अलग से ख्यालों में तरीन सीमा कई काम बड़बड़ करती हुई आगे बढ़ती रही। कई बार सासू माँ की डांट भी पड़ती रही। रात को जब वो कमरे की ओर जा रही थी तो सासू जी के कमरे की लाइट जली देखी। अक्सर सासू जी के कमरे की लाइट जल्दी ही बंद हो जाती थी। जब सीमा रसोई का आखिरी काम बाकी साफ सफाई कर रही होती थी तभी। पर ज्यादा देर से सोती होंगी कि सोचकर सीमा अपने कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे लघु शंका के लिए बाहर आना पड़ा तो देखा 11:30 बजे थे, पर साहू जी के कमरे की लाइट अभी भी चली थी। कहीं आज बत्ती बंद करना तो ना भूल गई सासू माँ। सीमा को जब लगा कि शायद सासू माँ लाइट बंद करना भूल गई है तो उसने खुद ही लाइट बंद करने की सोची और सासू माँ के कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वो कमरे और अपने बीच की दूरियों को कम करती जाती थी, उसके कानों तक कोई आवाज आती जाती थी, जैसे 2 या 3 लोग बैठकर बहुत गंभीर विषय पर वार्तालाप करते हो। जब सीमा कमरे के बिल्कुल पास आ गई तो उसे सभी स्वर कुछ साफ से सुनाई देने लगे। उसने गौर किया, उसकी ननद कह रही थी, मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं कि सारंग बाबा ने पूजा ठीक से ना कराई हो? सासू माँ का कथन था, ऐसे कैसे पूरे विधि विधान से पूजा रखवाई थी हमने। मुझे नहीं लगता कि पूजा में कोई विद्र पड़ा होगा और वो इसलिए वो फिर वापस आ गया होगा। नहीं, कि उसका बहम ही लगता है। ननद का कहना कुछ ऐसा था, पर मम्मी उसकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही होगी। एक बार सारंग बाबा से जरा पूछ कर देखते हैं हम लोग। बीच में पापा जी बोल पड़े, कुछ पता है क्या बोल रही है तू? कहाँ मिलेंगे वो? इतना वक्त गुजर गया उनसे मिले, ये जाने की वो कहाँ पर है। कोई नहीं जानता है वो है भी या नहीं, क्या पता वो। लेकिन अगर वो फिर से आ गया हो तो हम क्या करेंगे मम्मी? ये रीना ने कहा। आखिर किसके आने की बातें हो रही हैं? ये कौन है जो वापस आ गया? इनका संबंध कहीं मेरे साथ होने वाली घटनाओं से तो नहीं? सीमा के पैरों तले की जमीन उसे हिलती सी प्रतीत हुई, जैसे उसे वहीं गश आ गया और गिर पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है।
इतना ही सुना और वो आकर अपने कमरे में सो गई। मगर नींद कैसे आई थी? वो तो पूरी पूरी रात आंखों से गुजारना सीख गई थी। रात गुजर जाती थी और उसके जीवन का अंधेरा घेराता जाता था। उसके जीवन का सवेरा तो अब सुमित ही लाएगा। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे होने लगे थे। चेहरा खूबसूरत, कमल के समान खिले रहने वाला अब मुरझा गया था। 2 दिन बड़ी पीड़ा में बिताने के बाद सुमित भी आ गया था। अपनी पत्नी को देख उसका मन अत्यंत हर्ष का अनुभव करने लगा। परंतु ये क्या, ऐसा हाल क्यों है इसका? ऐसा लगता है सारी विरह वेदना इसने अपने अंदर ही समेट ली हो। और बरसों की बीमार सी काया लिए वो सुमित को नम आंखों से देखकर मुस्कुरा दी। किसी तरह रात्रि का वो पहर भी आया जिसकी कल्पना दोनों प्रेमियों ने जाने कितनी बार एक दूसरे के साथ ना होकर भी कर डाली थी। अर्थात मिलन की रात। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे मगर कहीं खोए हुए थे। सुमित सोचता था कि वो कुछ कहे कि उसकी ऐसी दशा क्यों हुई। सीमा चाहती थी कि सुमित कुछ पूछे कि वो इतने दिन कैसे रही, मगर दोनों के मुख से यही निकला, कैसे हो? मेरी याद आई थी कि नहीं? और दोनों के मुख खिल गए। दोनों का एक ही जवाब था, याद कैसे आएगी जब पल भर को भूले ही नहीं। पहली रात बस मिलन में बीती। सीमा ने कुछ नहीं कहा और सुमित भी ज्यादा कुछ ना बोलकर थका मंदा उसकी बाहों में सो गया था। मगर सीमा अब नहीं सोती थी। वो जगकर खुद का ही पहरा दिया करती थी। सारी सारी रात सोचती रही, कैसे बताऊं, क्या कहूं, किस तरह से शुरुआत करूं, मेरे विश्वास करेंगे या नहीं। मन ही मन एक तर्क वितर्क चलता रहा और सुबह होने से पहले बस 2-2.5 घंटे से वो सो पाई। घर के किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे तो बस किसी तरह ये दिन बिताना था और इंतजार था तो बस रात का। मगर रात के नाम पर ही उसका भय भी जागने लगता था। सुमित भी उसके बारे में पूछना चाहता था मगर रात को नहीं पूछ सका। इसका अफसोस भी करता था। सासू मां ने आज कुछ ज्यादा ही काम में उलझाकर रखा था सीमा को, जैसे कि आज कोई बड़ा त्योहार हो घर में। बहुत सी चीजें खाने में बनाई थी, सब सुमित की पसंद की। इसी व्यवस्था से कब 12 बज गए पता ही न चला किसी को। सीमा सारा कुछ समेट कर 12:15 बजे अपने अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी उसने पास से किसी के गुजरने का अनुभव हुआ, जैसे कोई उसे बिल्कुल छूकर गुजरा हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए एक बार तो वो गिरते गिरते बची। जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचकर सुमित के गले से लिपट गई। सुमित भी कब से व्याकुल था, उसे कसकर जकड़ लिया बाहों में और बेतहाशा चूमने लगा। मगर अपने होठों पर जब उसे नमकीन सा गीला स्वाद महसूस हुआ तो वो गौर करके सीमा का मुख देखने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। अरे क्या हुआ, क्यों रोना आया तुम्हें? मुझे बताओ जरा, क्या कारण हुआ कि रोते हुए मेरे पास आई हो? और सीमा सुबक सुबक कर अपनी सारी कहानी सुमित को बताने लगी। जैसे जैसे सीमा कहानी कहती गई वैसे वैसे सुमित के चेहरे पर कई रंग आते और जाते रहे। उसने सीमा को अपने सीने में भींचते हुए कहा, सीमा डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अब मैं आ गया हूं और कोई हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। बहुत दिनों के बाद सीमा को अच्छी नींद आई थी, मगर कहाँ उसकी किस्मत में अच्छी नींद तो थी मगर पूरी नहीं थी। आधी रात गई, उसे खुशबू आने लगी। तेज इलायची की महक से उसकी सांसें महक उठी। लेकिन इस समय रात को इलायची की खुशबू? कोई कौन, क्या पका रहा है? सीमा ने उठकर देखा, सुमित गहरी नींद में सोया था। कितना मासूम लगता था वो नींद में सोते हुए भी। ये सोच सीमा के मुख पर मुस्कान खेल गई। मगर ये खुशबू, उफ, कितनी तेज से बढ़ती जाती है।
मगर सांसों में बसकर ठंडक सी देती है, और जैसे उसे कोई नशा सा होने लगा हो उस खुशबू से। वो ना तो सोई ना जागी, बस उठकर मतवाली सी हुई आगे बढ़ती रही। चलते चलते वो बालकनी तक आ पहुंची। सुमित को पता चला कि सीमा बिस्तर से उठी और कहीं जा रही है, तो वो भी उठ गया और देखा तो सीमा बालकनी की ग्रिल पर अध खुली आंखों से नीचे देखती नजर आई, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। सुमित ने उसे फट से जाकर थामा और जगाने लगा, मगर वो सोई नहीं थी जो जागी थी, बस हूं हूं की आवाज निकालती रही मुंह से, जैसे बहुत गहरी नींद में किसी को उठाकर बैठा दिया गया हो। सुमित ने एक गिलास में पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे मारे। पानी का स्पर्श पाते ही उसकी आंखें पूरी खुल गई और हैरान होते हुए उसने कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? सोए नहीं अभी तक? और मुझे क्यों जगाया? कोई काम था? पानी लाऊं क्या? आनन फानन में कई सवाल एक साथ कर दिए उसने। रात गुजरते ही सुबह आई और सबसे पहले सुमित अपनी माँ के पास गया। हैरानी से देखते हुए माँ ने पूछा, अरे यहाँ कहाँ? सुबह सवेरे भागा आ रहा है तू? चल स्नान ध्यान करके ही रसोई लगाना, वापस हो जा उल्टे पांव। पर मम्मी, मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है आपसे अभी। सारी रात ठीक से सो भी नहीं पाया हूं मैं, सुमित ने विचलित भाव से कहा। बस जबरदस्ती नींद का बहाना करके लेटा रहा। अभी सीमा है गुसल खाने में, इसलिए तुमसे बात करने आया हूं। हाँ हाँ पता है हमें, माँ बोली। हमें बताया तेरी दुल्हन ने, करते हैं कुछ उपाय, कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा, तू मत घबरा। कैसे ना घबरा मम्मी, पता तो है तुम्हें क्या हुआ था पहले। क्या सारंग बाबा से अच्छे से पूजा ना कराई थी क्या? सब तो ठीक ठाक निबट गया था, फिर भी सीमा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे उसे क्यों परेशान करेगा, उसका क्या कसूर भला? देख बेटा, ये बातें हम कैसे जान पाएंगे? ये तो जाने वही जो ऐसे काम जानता हो, ऊपरी चक्कर का इलाज करता हो। मम्मी जल्दी इसका कोई उपाय करो। देखा ना कैसी हालत हो गई है सीमा की, कैसी थी और अब क्या हो गई है वो। मुझसे तो देखी नहीं जाती उसकी हालत, और कितना सहेगी वो। तुम आजी बाबा का पता बताओ, मैं बात करता हूं उसे। इतना उतावला मत हो बेटा, पापा से बात की है मैंने, वो पूछ रहे हैं गांव के मुखिया जी से, कहीं अता पता मिलते ही ढूंढते हैं कोई निवारण। इस बार पक्का निवारण करवा देंगे। ठीक है मम्मी, पर जरा जल्दी कराना, मुझे सीमा की ये हालत देखी नहीं जाती। ठीक है बेटा, पापा आ जाए तो करती हूँ बात। अब जा, वो नहा ली होगी, तू भी स्नान कर ले। नाश्ता वही आके बनाएगी, मैंने आलू चढ़ा दिया उबालने को। तुझे आलू परांठा पसंद है ना? और खीर परांठा तो और ज्यादा पसंद था। पर क्या माँ, सब बातें भूला भी दो। मैं चलता हूँ। सीमा ने नाश्ता बनाया, सबने चाव से खाया। नाश्ते के दौरान कोई नहीं बात करता था, ऐसा सासू माँ का हुक्म था कि खाते समय बातें करना ठीक नहीं होता। आज सीमा और सुमित बाहर घूम जाने की योजना बना रहे थे। दरअसल योजना तो सुमित की थी, ताकि सीमा का थोड़ा मन बहलाया जाए और उसे कुछ अच्छा एहसास हो जाए। तो सीमा ने भी हामी भर दी। उसका मन भी था कहीं सुमित के साथ बाहर जाने का। दोनों ने पूरी तैयारी कर ली और अपने घर की मोटर गाड़ी से घूमने निकले। कुछ ही दूर गए थे कि एक मोड़ पर उनकी गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी आ गई। बाल बाल बचे, पर अचानक से स्टीयरिंग घुमाने से वो गाड़ी गलत दिशा में मुड़ गई और एक आदमी उसके आगे आते आते रह गया। उस आदमी ने स्मिथ को बहुत बुरा भला कहा और फालतू का मुआवजा मांगने लगा। सीमा ने बीच बचाव करके दोनों को शांत किया और घूमने जाने का सारा मन खराब हो गया। दोनों का खराब मूड लेकर आना पड़ा। शादी के बाद पहली बार कहीं जाने का कार्यक्रम बनाया और वो विफल हो गया। दोनों को आया देख मां चिंता में आ गई और कहा, अच्छा हुआ कि सीमा ने बात समेट ली,
ये तो सुमित डर झगड़ कर कोई आफत करके ही आता। पता नहीं कितना गरम दिमाग है इसका, पर पहले ना था ऐसा। माँ जी, पिताजी इनकी बहुत बड़ाई करते थे। सीमा शर्मा कर सीमा बोली। हाँ बहू, तारीफ के काबिल तो है मेरा बच्चा। पता है, जब तुम्हारी शादी की बात हुई तब तुम्हें तो मालूम भी नहीं था, पर मुझे पता था मेरी बहू बहुत सुंदर और सुशील होगी। मुस्कुराते हुए माँ बोली। अच्छा माँ जी, कुछ बताओ ना पहले की कोई बात जो मुझे मालूम ना हो। अब इस घर की सदस्य हूँ, मुझे भी तो पता चले आखिर कैसी ससुराल है मेरी। अच्छा रे, तेरे पापा को सब पता है हमारे बारे में, तभी तो तेरा ब्याह तेरी अपनी माँ के पेट में ही रहते ही तय कर दिया था मेरे बच्चे से। हाँ माँ जी, जानती हूँ। मैंने तो इन्हें होश संभालते ही अपना पति स्वीकार कर लिया था। मुंह झुकाकर सीमा बोली। बचपन से इन्हीं का जात किया है। हंसते हुए आती वीना बोली। बड़ी फुलझड़ियां छूटती होंगी मन में तब तो। और कुछ बोलती, उससे पहले ही माँ ने उसे आंखें दिखाकर चुप करा दी। तू बता, दमाजी कब आ रहे हैं गुजरात से? माँ ने रीना से पूछा। क्यों मम्मी, क्या मेरा बोझ लगता है तुम्हें? हाँ भाई, अब बहू आ गई तो बेटी क्यों अच्छी लगेगी तुम्हें? वो बिगाड़ कर उल्टी चली गई रीना। कि लड़की भी ना, पता नहीं कब अकल आएगी इसे। अच्छा बहू, तू जा ऊपर अपने कमरे में आराम कर, पुरानी बातें तुझे फिर कभी सुनाऊंगी। जी माँ जी। इतना कहकर सीमा अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ दी। ऊपर पहले से ही सुमित था। सीमा को देखकर सुमित के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अरे तुम आओ, चलो आज घूमना तो नहीं हुआ, मगर हमें समय तो मिला एक दूसरे के साथ बैठने का। सिर्फ रात का समय थोड़ा कम पड़ जाता है। आज कैसे तुम्हें टाइम मिल गया? वैसे इस टाइम तो तुम काम में व्यस्त रहती हो। जी रहती हूँ, लेकिन आज घूमने जाना था ना, इसलिए आज आधा काम माँ जी ने संभाल लिया और काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए माँ जी ने मुझे यहाँ आराम करने को भेजा है। सीमा जरा इठलाकर बोली। अच्छा जी, खुद आराम करोगी और हमारा क्या? हमें भी तो आराम चाहिए, और मेरा आराम कहाँ मिलता है मुझे, जानती हो ना। बोलते शर्माते हुए सीमा सिमटकर बोली। थक आप भी ना। अरे भाई, ज्यादा दिमाग ना दौड़ाओ, मुझे तो आराम तुम्हारी खुशी में और तुम्हारी हंसी में मिलता है। अब जरा हंसो ना, चलो हंसो। बोलते ही सुमित सीमा को गुदी करने लगा और सीमा हंसते हंसते लोटपोट होती रही। सीमा की आवाज नीचे तक पहुंच रही थी, तभी माँ की तेज आवाज आई। ऐरी बहू, जरा धीरे हंस ले, सुमित के पापा आ गए हैं। नीचे आ चल, चाय बिछड़ा दे उनके लिए, मुझे पड़ोस की निम्मो के पास जाना है। ऊपर बैठे सुमित और सीमा का एक बार और मूड खराब हो चुका था। नीचे आकर सीमा ने सबके लिए चाय बनाई। पीछे पीछे सुमित भी चला आया। दोनों के बीच आंखों आंखों में खूबसूरत से इशारे चल रहे थे। सुमित सीधा पहुंच गया पापा के पास बैठक में, मगर ध्यान उसकी पूरी तरह से बस सीमा में लगा था। सुमित ने पूछ लिया पापा से। पापा, आपने पता किया सारन बाबा के बारे में? मम्मी बता रही थी कि आपने बात की है मुखिया जी से, कुछ बात बनी, पता चला उनका, वो कहाँ पर है? बेटे देखो, मुखिया जी कह रहे थे गांव आते हैं साल भर में एक बार, तो माता की मेले में। इस बार जब मेला लगेगा तो मैं गांव चला जाऊंगा, जमीन का कुछ काम भी देखना है मुझे। पर पापा, मेरा तो शायद सर्दियों में लगता है ना, और अभी तो गर्मियां चल रही हैं, मतलब समय लगेगा। कुछ सोचते हुए सुमित बोला। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें पहले ही मिल ले, या हम उनसे पहले ही मिल ले? नहीं बेटा, वो अपनी इच्छा से आएंगे, मगर अगर आना हुआ तो मनमौजी हैं वो, जहां मन करे डेरा डालते हैं। अब मेरे तक इंतजार करना पड़ेगा, उसमें भी कम से कम 6 महीने तो हैं। ओह, सर पकड़कर सुमित गहरी सोच में पड़ गया। कुछ ही देर में माँ भी आ गई और उसी बात पर एक बार और जिक्र किया। फिर सभी निराश होकर बैठ गए। सीमा को नहीं पता था
कि किस बात का जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि बातें बहुत धीमे धीमे स्वर में की गई थी। आखिर फिर दिन भर का समय बीता और डरावनी रात आ ही गई। सबके लिए आराम की रात और दुखी लोगों के लिए काली और बड़ी रात। सीमा को सोच रही थी कि सुमित ने उसे जैसे नींद से जगाया हो। उसने उससे कहा, कहाँ खोई हो जान? अचानक से पूछे सवाल से सीमा चौंक गई। जी कुछ नहीं, आज माँ जी मुझे कुछ बताते बताते रह गई। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रही है। वो तुमसे क्यों कुछ छिपाएंगी भला? जितनी वो मेरी माँ है उतनी ही अब तुम्हारी भी है। कुछ छिपा नहीं रही होंगी, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। अच्छा चलो अब सो जाओ, मुझे कल कहीं जाना पड़ेगा शायद। दूर तक नजर दौड़ते हुए सुमित ने कहा। अच्छी बात है। हल्की मुस्कान देते हुए सीमा भी सोने की चेष्टा करने लगी। अर्ध रात का समय और कोई चीख सीमा के कानों के आर पार निकल जाती है। वो एक झटके से उठकर बैठ गई, मगर साथ में सोया सुमित किसी को सुन ही नहीं पाया। सीमा ने झंझोर कर सुमित को जगाया। हड़बड़ाहट में उठकर सुमित भी बैठ गया और प्रश्नवाचक दृष्टि से सीमा को घूरा। क्या हुआ? बोला, फिर से कुछ दिखा तुम्हें? ओहो, क्या मुसीबत है। सर से हाथ लगाकर परेशान सा होता हुआ वो बोला। मुझे किसी के चीखने की आवाज आई। क्या आपने नहीं सुनी? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। सो जाओ यार, बताया था ना कल कहीं जाना है मुझे। नहीं सोया तो जागूंगा कब? एक बार सीमा सोने की जबरन कोशिश करने लगी और सफल भी हुई सोने में। पूरी रात कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे उसे डर लगता, मगर सुबह होते ही पावर कट हो गया। लाइट ना होने से सब कुछ बंद और भयानक गर्मी शुरू। पसीने से लथपथ सुमित का मूड बहुत खराब हुआ। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। जिस दिन जरूरी होता है उसी दिन चैन से सो नहीं पाता। और वो टहलते हुए बाहर बालकनी की तरफ आ गया। सीमा भी कुनमुना के उठ गई थी। घड़ी देखी तो 4:30 ही बजे थे, मतलब अभी सोया जा सकता था। चांदनी रात थी, इसलिए बाहर उजाला था। सब कुछ पूरी तरह तो नहीं मगर साफ देखा जा सकता था। सुमित ने टहलते हुए बाहर बालकनी की आंगन में पड़ी, झूले में निढाल सा होकर बैठ गया। मगर ये क्या, झूला अपने आप ही चूंकि आवाज के साथ हिलने लगा, जैसे उसे कोई झुला रहा हो। आंखें मूंदे हुए ही सुमित बोला, रहने दो यार, ये कोई टाइम है झुलाने का? थोड़ी देर सोने दो मुझे। वैसे भी सुबह होने में कितनी देर रह गई है, छोड़ दो। मगर झूला नहीं रुका। सुमित ने आंखें खोलकर उसे डांटने के लिए मुंह खोला ही था कि बिना बोले चुप हो गया। सीमा, सीमा। हाँ जी, बोलिए। मैं अंदर से हाथ पंखा लेने गई थी, सोचा आपको थोड़ी देर सोने में मदद हो जाएगी। सुमित एक झटके से वहां से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ जी? पता नहीं, कुछ अजीब बात तो है। मेरे झूले में लेटे ही झूला खुद से हिलने लगा था। मुझे तो लगा तुम हो, पर यहाँ कोई नहीं था। सुमित ने बालकनी से नीचे झांका तो कोई आसपास नहीं था, लेकिन ग्रिल पर एक सफेद कपड़ा लहरा रहा था। सीमा ने देखा, वो एक कपड़ा, एक कुर्ता था, सफेद कुर्ता। और इसी कुर्ते में सीमा ने उस रात जब सुमित घर पर नहीं था तब उसे अपने ही बिस्तर पर देखा था। मगर सीमा ने ये बात सुमित से नहीं कही। क्या मालूम वो और डर गया तो। उसने कहा, शायद किसी पड़ोसी का आ गया होगा घर। सुबह सबके जागने पर पुष्पा लेती हूँ, लेकिन सुमित के चेहरे पर कई रंग नजर आ रहे थे। सुबह सुबह ही सुमित सबको जगाने और बताने की सोचकर नीचे आने लगा। नीचे जाकर देखा तो पूरे घर की लाइट्स थी। ये तो और हैरानी वाली बात थी। ऐसे कैसे मुमकिन है कि ऊपर के कमरे की लाइट नहीं है और नीचे ऐसा कुछ नहीं। सीमा और सुमित दोनों ही परेशान थे कि क्या करें। दोनों ने कई घंटे यूं ही बिता दिए। किसी तरह ये सुबह की रोशनी हुई तो वो दोनों नीचे आए
और घर में मम्मी पापा को सब कुछ बताया। माँ की तो सुनकर हालत सब खराब होने लगी थी। उसने तुरंत अपने पति से कहा, सुनिए जी, अब देर ना कीजिए, आप बस सारंग बाबा को ले आइए। देखो सुमित की हालत कैसी कैसी हो रही है, और अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये सब बढ़ता ही जाएगा। मगर मैंने बताया ना तुम्हें, अभी बाबा नहीं मिल सकते, क्या कर सकते हैं हम? देखता हूँ कुछ हो सकता है तो। और सभी अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन सीमा और सुमित दोनों का दिमाग बस एक ही उलझन में लगा था। दोपहर तक कुछ काम का बोझ कम हुआ तो सीमा ने इशारे से सुमित को ऊपर चलने को कहा। सुमित मम्मी की नजर बचाकर ऊपर आ गया और सीमा भी। सीमा का उड़ा रंग और उतावलापन देख सुमित ने पूछा, क्या हुआ और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जानती हो ना, मम्मी को इस तरह हमारा दिन में कमरे में आना पसंद नहीं है। वो थोड़ी पुरानी ख्यालों की हैं। हाँ जानती हूँ मैं, पर आपसे कुछ पूछना था। मम्मी जी तो शायद कभी नहीं बताएंगी, पर आप ही बताइए कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है? क्या वजह हो सकती है इन सब घटनाओं की? आप कुछ तो जानते होंगे ना, बस यही पूछना था। हद है, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो क्यों तुम्हें बताता नहीं मैं? ये फालतू की बातें मत करो। अगर कुछ होगा भी तो मुझे नहीं पता, और अगर कुछ पता भी हो तो क्या जरूरी है सब तुम्हें बताया जाए? इतना कहकर सुमित नीचे चला आया। सीमा असमंजस में कुछ देर बैठी रही, फिर कुछ सोचकर वो भी उसके पीछे चली आई। आसीमा सोच रही थी कि काश वो उस रात सासू माँ और ननद दीना की पूरी बात सुन सकती। एक हफ्ते बाद ही सुमित को फिर से काम से बाहर जाना था। ये बात सुनकर सीमा फिर से उदास और दुखी हो गई। सुमित के बाहर जाने के सिलसिले में ही उसे आज अपनी कंपनी में किसी काम से जाना था, मगर नहीं जा पाया। एक तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से अब उसे भी एक जाने अनजाने से डरने आ घिरा था। अब तो रात आने का डर सुमित को भी सताने लगा था। मगर जैसे दिन ढलता है तो रात को भी आना ही होता है, और सुमित और सीमा अब एक साथ ऊपर जाने लगी थी। पहले तो सुमित के चले जाने के बाद सीमा अपना सारा काम खत्म करके आती थी, मगर अब सुमित किसी बहाने से नीचे ही टहलता या पढ़ने के बहाने कोई पुस्तक लेकर बैठ जाता था। कभी टीवी देखता तो कभी यूं ही बस समय बिताता, और सीमा के जाने के समय पर ही उसके साथ जाता था। एक रात जब वो दोनों कमरे में पहुंची तो उन्हें एक काली बिल्ली बैठी मिली, जबकि उनके कमरे की बालकनी की तरफ से कोई रास्ता नहीं था बिल्ली के आने का, और सामने से आते भी हैं तो क्या किसी ने देखा नहीं होगा? यही सोचकर दोनों दिन पर दिन एक अजीब मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। कभी कुछ होता तो कभी कुछ। मां को भी चिंता थी, और वो अपनी चिंता पति पर जाहिर करती तो वो भी यही कहते कि क्या कर सकते हैं, कोई नहीं जानता बाबा कहाँ मिलेंगे। लेकिन एक रोज ना जाने किस उद्देश्य से प्रेरित होकर बाबा सारंग उनके दरवाजे पर आकर ठहर गए, और भीतर आने से ही पहले द्वार पर गंगा जल का छिड़काव किया और तेज आवाज में गृह स्वामी रामनाथ को आवाज दी। वो घर में नहीं थे। उनकी पत्नी भागती हुई आई और उनके चरण स्पर्श करते हुए उन्हें भीतर ले आई। अचानक उनका आना यूं ही नहीं हुआ था, कोई तो ठोस कारण रहा होगा। आइए आइए महाराज जी आइए, आज तो भाग्य खुल गए हमारे, जो आपके पावन चरण कमल हम गरीबों की कुटिया में पड़ी। लंबा चौड़ा ढील ढोल भगवा वस्त्र और लंबी दाढ़ी, उस पर मोटी आंखें, कंधे पर झोला लटकाए, बाबा घर में आते ही सीधे ऊपर सुमित के कमरे की ओर दृष्टि दौड़ाते हुए बोले, कैसी हो कौशल्या? और रामनाथ जी कहाँ हैं? बच्चे कैसे हैं? कोई बाधा तो नहीं पड़ी ना
सुमित के विवाह में हमें खबर हुई कि तुमने उसका विवाह एक सुशील कन्या से किया है। जी महाराज, लेकिन आप कहाँ थे? इसका हमें ज्ञान ना था। नहीं तो आपके आशीर्वाद के बिना घर का कोई शुभ कार्य संपन्न कहाँ होता है? एक लंबी हुंकार भरते हुए बाबा बोली, जानती हो जिस कन्या सुमित का विवाह हुआ है वो कौन है? देवी, कृपा है उस पर। देवी माँ ने हमें इस घर में आने को प्रेरित किया है, इसलिए माँ की आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। आप विराजे महाराज। और उन्हें सोफे पर एक साफ चादर बिछाकर कौशल्या जी ने बैठा दिया और आवाज सुनकर सीमा भी अब भीतर वाले कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही बाबा के चरणों में झुकी, बाबा ने मना कर दिया और वो बोले, नहीं, हमारे चरण स्पर्श मत करो बच्ची। तुम पर देवी माँ की विशेष कृपा है और हम देवी भक्त हैं। उठो और ऊंचा स्थान ग्रहण करो। जो सीमा पहले कभी सासू माँ के सामने सोफे या कुर्सी पर नहीं बैठी थी, वो उन्हीं के घर के सबसे सम्मानित व्यक्ति के समक्ष बैठने से हिचकिचा रही थी। लेकिन बाबा बोले, कोई बात नहीं, हमें अपने पिता समान समझो, बैठो बेटी। और सासू माँ को खनाकियों से देखते हुए वो उनके चेहरे की प्रतिक्रिया को देख रही थी। सासू माँ कुछ मजबूर, कुछ सामान्य, कुछ शर्मिंदगी वाले भाव लेकर थोड़ी सी नाराजगी भी देखी जा सकती थी। उसको देखते हुए कांपते हुए बैठ गई। कौशल्या बेटी, तुम चाय का प्रबंध करो। उस सासू माँ को तो जैसे 440 वोल्ट का करंट ही लग गया, मगर बाबा का आदेश था तो मानना पड़ा, चाहे बेमन से ही सही। सुनो बेटी, तुम यहाँ ठीक हो ना? कहीं कोई कष्ट तो नहीं? मुझे पिता तुल्य समझकर जो चाहो कह सकती हो। मैं देवी माँ के आदेश से यहाँ आया हूँ और तुम तो बड़ी देवी की पुजारिन रह चुकी हो। तुम पर तो देवी अशेष आशीर्वाद रखती है। बहुत प्रसन्न हूं मैं कि सुमित को तुम जैसी देवी समान पत्नी मिली। इससे उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। साथ ही जो तुमसे जुड़ेगा वो सभी देवी माँ की कृपा से सौभाग्यशाली होगा। इतने में कौशल्य चाय बना लाई और बाबा ने सीमा को अपने लिए चाय पकड़ाने को कहा। अब तो कौशल्या जी और दुखी हो गई। बाबा ने सुमित के मन विषय में पूछा था। कौशल्या जी ने बताया कि वो बाहर है, बस आता ही होगा। कौशल्या जी ने बाबा को खाने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि उनका एकादशी का उपवास था। कुछ देर बाबा ने आंखें मूंदकर घर भर का मुआयना किया और एकाएक बहुत बड़ी बड़ी भयंकर आंखों से चारों ओर सर को घुमा घुमा कर देखा और कुछ बुदबुदाए भी, जो किसी को सुनाई नहीं दिया। मगर उनके चेहरे के भाव देखकर सीमा और कौशल्या दोनों ही डर गए थे। तभी दरवाजे पर सुमित दिखा। भावा को देखते ही सुमित को खुशी हुई और उसने आते उन्हें प्रणाम किया और वहीं जमीन पर बिछी कालीन पर बैठ गया। मगर वो ये भी देखकर बहुत हैरान था कि मम्मी जमीन पर और सीमा सोफा कुर्सी पर बैठी थी। अब तक रीना भी वहीं आकर बैठ चुकी थी। बाबा को थोड़ा सा परेशान सा देखकर सुमित भी हैरान था और बाबा ने जो कहा वो सच में परेशानी वाली बात ही थी। उन्होंने कहा कि वो आ गया है। कौन बाबा? और कौन? देव। देव आ गया। देव का नाम सुनकर कौशल्या जी और सुमित दोनों ने एक साथ सीमा की तरफ देखा। इस बार सीमा को चौंकने की बारी थी। देव कौन? अब क्या छिपाया इन सब ने मुझसे? बाबा ने ऐसे होते हुए देख लिया तो उन्होंने बोल ही दिया, क्या हुआ कौशल्या बेटी, क्यों इतनी हैरान हो? क्या बहू नहीं जानती देव के विषय में, या तुम लोगों ने इसे बताया ही नहीं? उन्होंने थोड़े कड़े शब्दों में कहा। सीमा कभी सासू माँ को, कभी सुमित को, कभी रीना को, तो कभी बाबा को प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रही थी। अब एक नया सवाल सा आग खड़ा हुआ था सीमा के आगे। बाबा को ठहरने का पूरा प्रबंध किया जा चुका था
उनके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था करके उनका आसान लगा दिया गया था और जो कुछ उन्हें चाहिए था सब लाकर रख दिया गया था। इस बीच रामनाथ जी भी आ गए थे और वो भी ये जानकर आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी तरह से सारा अनुष्ठान बाबा ने अपने देख रेख में करवाया था, तो देव की वापसी एक आश्चर्य से कम ना थी। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा इसका आप ही निवारण कीजिए, मैं तो खुद आपसे मिलना चाहता था। पिछले कई दिनों से घर में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं जिससे हम सभी परेशान से हैं। जानता हूं ऐसे ही माँ ने मुझे यहाँ का रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता कि देव वापस कैसे आ सकता है। सारी प्रक्रिया मेरे हाथों से संपन्न हुई, फिर भी कहाँ चूक हो गई। बातें करते हुए खाना वाना खाते खाते रात भी हो गई। बाबा ने खाने में फलहार ही लिया। सीमा को बाबा में सच में अपने पिता की छवि दिखी। इतना इसने पिता के बाद बाबा से ही पाया था उसने। उसका तो मन था कि बस पूरी रात उनके पास बैठकर उनकी शिक्षाप्रद बातें और प्रवचन ही सुनती रहे, पर उसे बाबा ने भेज दिया ये कहकर कि रात हो गई है बेटी, इतना काम करके थकान भी हुई होगी, जाओ विश्राम करो। सुबह समय से जाग जाना, एक पूजा करनी है, उसकी सारी तैयारी तुम्हारे हाथों होनी चाहिए। जी बाबा, कहकर सीमा हाथ जोड़कर उठ गई। कमरे में सुमित किसी अपराध बोध से ग्रस्त चुपचाप लेटा था, झूठ मूठ आंखें मूंदी। मगर सीमा जानती थी कि वैसे मुझे बिना कुछ कहे सोने वाला नहीं है, इसलिए उसने बोल ही दिया, रहने दो ये ड्रामा, मुझे पता है आप सोए नहीं, बस सोने का नाटक कर रहे हैं। मगर सुमित हिला तक नहीं। सीमा को बुरा लगा। उसने भी पीठ मुड़कर लेटना ठीक समझा। उसने जरा भी नींद नहीं आ रही थी। उसके मस्तिष्क में देव के बारे में सुनकर अनेकों कहानियां बन रही थी। आधी रात होने को आई। सुमित को प्यास लगी और वह जागकर पानी पीने लगा। सीमा को जागता देख तो पूछ लिया, क्या हुआ, तुम सोई नहीं या भी जागी हो? आपको जब से सोने का नाटक करते देखा है तब से जागी हो। आप तो झूठा सोते सोते सच में सो गए, मगर मेरी आंखों में नींद कहाँ? क्यों, तुम्हारी नींद कहाँ चली गई जाने मन? आओ मेरी बाहों में तुम्हें मैं सुला देता हूँ, अपने प्रेम की लोरी सुनाकर। रहने दीजिए, मुझे जब सोना होगा तब सो जाऊंगी। और वो मुंह फेर कर सोने की कोशिश करने लगी। उसे जल्दी भी जागना था और नींद भी नहीं आ रही थी। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी सुबह जल्दी जागना हो तो रात भर इसी चिंता में नींद नहीं आती कि जल्दी जागना है। बेचारी कुछ घंटे सी सो पाई और घड़ी में अलार्म भी लगाया था, सो 4 बजे वो भी बज गया। मगर उसके मन से अभी भी बेचैनी कम नहीं हुई। सीमा नीचे आकर साफ सफाई करने लगी और स्नान करके रसोई में चली गई। थोड़ी देर में रीना और सासू माँ भी आ गई थी। बड़ी हिम्मत करके सीमा ने काम करते हुए बातों के बीच ही पूछ लिया, माँ जी ये देव कौन है? मैथी काटते हुए कौशल्या जी चौंक कर सीमा को देखती हैं, फिर एक हारे हुए सिपाही की भांति फिर से सर झुकाकर कहना शुरू करती हैं, देव सुमित का बड़ा भाई था, बस 10 मिनट बड़ा। क्या इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छिपाई क्यों? मजबूरी थी बहू। देव और सुमित में कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल एक से। लेकिन जन्म के समय जब सारंग बाबा को उनकी कुंडली बनाने को कहा तो वह ग्रह नक्षत्र देखकर बहुत चिंता में आ गए, क्योंकि देव की कुंडली में बहुत बुरे बुरे योग थे और वहीं सुमित की कुंडली किसी देवता की कुंडली समान अच्छे और शुभ लक्षणों से पूर्ण थी। देव के पिता ने तुम्हारी माँ के तुम्हारे दुनिया में आने से पहले ही देव के लिए तुमसे मांग लिया था। मुझे भी तब नहीं मालूम था कि मैं 2 बच्चों को जन्म दूंगी।
तुम अपनी माँ के गर्भ में कुछ महीनों की ही थी और मेरा पूरा समय था। तुम्हारे और देव के पिता दोनों इतने अच्छे मित्र थे कि तुम्हारे दुनिया में आने से पहले ही तुम्हारा रिश्ता बना दिया था उन्होंने। मगर जब मुझे जुड़वा बेटे हुए और जो बाबा ने बताया, उसके चलते हम लोगों ने तुम्हारे पापा को कुछ नहीं बताया। क्योंकि क्योंकि सीमा ने पूछा। क्योंकि बाबा ने बताया कि देव की कुंडली के अनुसार वो राक्षसी शक्तियों के वश में रहेगा और अपनी पत्नी को शादी के कुछ ही महीनों बाद क्या क्या माँ जी? सीमा ने फिर से पूछा। वो अपनी पत्नी की हत्या कर देगा। इसलिए हम सभी ने सोचा कि तुम्हारी शादी देव से नहीं, सुमित से कर देंगे। जैसे जैसे समय बीता, दोनों साथ ही बड़े हुए। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों की पसंद एक थी। जब तुम्हारी पिता की कोई चिट्ठी आती तो देव भी उसे पढ़ता था, और जो भी तस्वीर हम लोग तुम्हारी मंगवाते उसे देव भी देख लेता था। धीरे धीरे देव के मन में तुम्हारे लिए प्रेम पनपने लगा। ये मैं नहीं पता चला, मगर देव गलत संगतियों में पड़ गया। हमने सभी ने बहुत कोशिश की कि वो सही राह पर आए, मगर उसकी आदतें बस बिगड़ती चली गई। शायद उसे ये मालूम हो गया था कि तुम्हारी शादी का वादा हमने देव से किया था, मगर तुम्हारी शादी सुमित से करना चाहती थी। इसी कुंठा में वो शायद गलत मार्ग पर चल पड़ा। लेकिन फिर भी अपने भाई से बहुत प्यार करता था वो। उसको भी खीर पसंद थी और सुमित को भी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए वो बोली, लेकिन उसे इलायची बिल्कुल पसंद नहीं थी। मगर सुमित हमेशा मुंह में इलायची रखता था। यहाँ तक कि कभी कभी खीर में गलती से इलायची डाल ही दी होती तो अपनी सबसे प्यारी चीज खीर भी वो छोड़ देता था। जब से देव चला गया, तब से सुमित ने भी खीर खाना छोड़ दिया, और इलायची तो कभी घर में भी देख ले तो बिगड़ जाता है। पूरा घर आसमां पर उठा देता है। कहता है मेरे भाई को पसंद नहीं, वो चीज घर में नहीं आनी चाहिए वो। यहाँ तक कि दोनों को सफेद कुर्ता पहनना बहुत पसंद था। अब भी सबसे ज्यादा सफेद कुर्ते इस घर में सुमित के मिलेंगे। कितनी पसंद मिलती थी दोनों की। बस हमें इसी बात का डर था कि कहीं तुम्हारी शादी उसे कर देते तो वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगर उसने तुम्हारी जान ही ले लेती होती तो। पर अब देव जी कहाँ है माँ जी? सीमा ने पूछा। एक दिन दोनों भाई जब गांव की नदी में नहाने गए तो बस सुमित वापस आया। उसने गहराई की तरफ अपनी दौड़ लगा दी और तैरते तैरते जाने कहाँ खो गया मेरा देव। कौशल्या जी सुबकते सुबकते बोलती हुई रोने लगी, लेकिन माँ जी अब भी पूजा क्या उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए है? हाँ बहू, देव के जाने के बाद घर में जब अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, कभी सुमित के कपड़े जले मिलते, कभी घर में कोई बिल्ली बैठी दिखती, कभी सुमित के कमरे की सारी चीजें बिखरी हुई मिलती, कभी मेरे कमरे के पंखे से फांसी का फंदा बंधा दिखता। बहुत अजीब सी चीजें होती रही। तब बाबा ने देव की आत्मा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान करवाया। 2-3 साल तो सब ठीक था, मगर सुमित और तुम्हारी शादी के बाद ये सब जब फिर से होने लगा तो हम घबरा गए। हम तुम्हें इसलिए नहीं बताया देव के बारे में कि कहीं तुम हमें गलत ना समझो। हमें माफ कर दे बहू। हाथ जोड़कर कौशल्या जी कहने लगी, मगर बीच में सीमा ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, नहीं माँ जी, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे ही अच्छे का सोचकर ये सब किया था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है माँ जी। सुमित जी को जीवन साथी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची। सुबह के 7 बज गए थे। प्रसाद भी तैयार हो गया था। बातें करते करते और बाबा ने भी पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। बाबा ने जो सामग्री लिखी थी
उसमें सुपारी, लौंग, इलायची सब था। लिस्ट देखकर कौशल्या जी ने इलायची हटवा दी। बाबा, देव को इलायची पसंद नहीं थी। अगर उसकी आत्मा को बुरा लग गया तो? ठीक है कौशल्या बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। 9 बजे पूजा शुरू हुई और सभी ने पूरा योगदान दिया। सुमित और सीमा साथ में गठबंधन बांधे पूजा की प्रक्रिया निभा रहे थे और पूरा परिवार हाथ जोड़े बैठा था। रामनाथ जी बीच बीच में हवन सामग्री कुंड में डालते रहते थे और बाबा मंत्रोच्चार कर रहे थे। 1 बज गया था। पूजा समाप्त होने में सभी ने प्रसाद खाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि अब कोई अनिष्ट ना हो, देव की आत्मा को शांति मिली। बाबा जानते थे, पर सीमा के मुनहार पर एक दिन और ठहर गए। सभी थके हारे थे, इसलिए विश्राम करने की इच्छा से अपने अपने कमरे में चले गए। सीमा और सुमित भी। सुमित अब भी सीमा से शर्मिंदा था। उसे नजर नहीं मिला पा रहा था, मगर सीमा ने उसे माफ कर दिया था। वो इसी बात से खुश और संतुष्ट थी कि अब सारी मुसीबतें खत्म हो गई। बाबा अपने कमरे में विचारों में खोए बैठे थे। ये बात सिर्फ वही जानते थे कि अग्निदेव ने उनकी पूजा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कहाँ चूक हो रही थी आखिर? कभी किसी अनुष्ठान या पूजा हवन में ऐसा नहीं हुआ था? फिर ये पूजा पूरी स्वीकार्य क्यों नहीं होती? उनकी नजर एक छोटे लिफाफे पर गई। इसमें तो वो इलायची है, शायद वो पूजा के लिए मंगवाई थी। कहीं एक सामग्री छूट जाने से तो? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर भी क्या पता, ऐसा तो आत्माएं बहुत जिद्दी होती थी। ये सोचकर वो उठे और लिफाफा उठाकर कुछ दाने हाथ में लिए। बाहर अभी हवन की आग ठंडी नहीं हुई थी। उसे बाहर ले जाने और विसर्जन करने के लिए उठाया जाना था, मगर बाबा ने उसमें इलायची डाली, कुछ मंत्र पढ़े और हाथ जोड़े। कुछ और ना सही, पर बाबा को थोड़ी तसल्ली हो गई। दिन गुजर गया और फिर रात आई। आसीमा बहुत खुश थी और बहुत बड़ा सा बोझ जो उसके मन और मस्तिष्क पर था, उससे उसे छुटकारा मिला था। इसे नींद तो बिस्तर से लगते ही आ गई, मगर एकाएक वो जग गई जैसे किसी ने उसे जगाया हो, मगर कोई नहीं था। तो आज बाहर मुक्त हुई हूं तो कोई सपना आया होगा। फिर सोने लगी। नींद भी आई, पर उसने देखा कोई सुमित जैसा व्यक्ति था जो उसके पास आना चाहता था। बीच में आग ही आग थी और वो रोते हुए उसे बुला रहा था। मगर सीमा जब पीछे मुड़कर देखा तो सुमित उसे अपनी ओर बुलाता था। उसे फिर से इलायची की गंध आने लगी और वो उठकर बालकनी की तरफ नींद में चलने लगी। मगर उसे अचानक होश आया तो देख वो ग्रिल पर थी। उसे तुरंत सुमित को जगाया और बताया कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। सुमित को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और वो आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से से सीमा को देखा और कहा, जब तक तू मेरे साथ रहेगी उस दृष्ट का प्रेत हमें चैन से जीने नहीं देगा। सारे फसाद की जड़ तू ही है जिन सबका कारण है। मगर तू ना होती तो मेरा मन ना भटकता, न मैं अपने भाई की जान लेता, न उससे ब्याह होता, न मुझे उसकी आत्मा परेशान करती। चल, तू चल, अभी जा, निकल इस घर से और चली जा अपने सुमित के पास। वो तुझे लेकर ही जाएगा। कम से कम हमारा पीछे तो छूटेगा उससे। क्या? सीमा अब इतनी बुरी चौंकी थी कि चिल्ला ही पड़ी और देव ने सीमा को दिल पर ले जाकर ऊपर से धकेल दिया और तेज अट्टहास करने लगा। इलायची का भोग मिलने से सुमित की आत्मा को शांति तो मिली, मगर अधूरी। उसका सीमा के लिए प्रेम उसे आजाद होने से रोकता था और देव ने अपनी कुंडली के लिखे अनुसार पत्नी की हत्या कर ही दी। और अब सीमा और सुमित का मिलन दूसरी दुनिया में ही जाकर हुआ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।